जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। बात कर लेते हैं आज के दिन भर की सारी बड़ी खबरों की, जहां सबसे पहले आपको बताएंगे नेपाल की सत्ता संभालते ही एक्शन में आई सुशीला कार्की। पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर। दोस्तों बताएंगे अब केपी शर्मा का कैसे होने वाला है इलाज, जो चीन के तलबे चाट कर लगातार भारत विरोधी फैसले ले रहा था। अब कैसे होगा, क्या होगा, ट्रीटमेंट आपको बताने वाले हैं। इसी बीच बताएंगे दोस्तों, मणिपुर जाने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुशीला कार्की के प्रधानमंत्री बनने पर क्या कहा, तो वहीं इजराइल ने पाकिस्तान पर किया सबसे बड़ा हमला। पाकिस्तान ने कहा इसको नहीं झेल पाएंगे, ना ही ये बयान बर्दाश्त कर पाएंगे। बताएंगे दोस्तों क्या कहा इजराइल ने, तो वहीं इस्लामिक देश बनाएंगे अपना। नाटो कतर पर इजरायली हमले का जवाब देने के लिए खाड़ी देश हुए एकजुट। वहीं अमेरिका पहुंचे कतर के प्रधानमंत्री, क्या है इसके मायने, तो वहीं इम्फाल में हुई तेज बारिश के बीच हेलीकॉप्टर ना जाने की वजह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अपना डेडिकेशन दिखाकर विपक्षियों को दिया तगड़ा जवाब। कहा रोड से ही जाऊंगा चाहे जितना भी समय लगे, लेकिन मणिपुर जाकर ही रहूंगा। फाइनली चूड़ा चांदपुर पहुंच गए प्रधानमंत्री, और पहुंचते ही विपक्षियों के चेहरे पर शिकन देखी जा सकती है। दोस्तों इसी बीच आपको बताएंगे पूर्व अमेरिकी एनएसए जॉन बोल्टन ने जमकर की भारत की तारीफ। कहा ट्रंप से निपटने का भारत ने यह सबसे अच्छा तरीका अपनाया है। बताएंगे किस तरीके के फैन बन गए दोस्तों बोल्टन भारत के, तो वहीं एक से एक बड़ी जानकारी विस्तार से आपको बताने वाले हैं। बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले अपने देश भारत की बढ़ती साख का और अमेरिका के सामने ना झुकने का दिल से समर्थन करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं पहली सबसे बड़ी खबर की, जहां सुशीला कार्की का नेपाल की सत्ता संभाले हुए अभी 24 घंटे भी नहीं हुए और उन्होंने ताबड़तोड़ एक्शन लेना शुरू कर दिया। नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ 8 सितंबर को हुई पुलिस दमन के विरोध में एफआईआर दर्ज की गई है। ओली के खिलाफ जघन्य अपराध के आरोप में जांच की मांग करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। जेनजीज के आक्रोश को देखते हुए 9 सितंबर को केपी शर्मा ओली ने प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा दे दिया था। जुलाई 2024 में उन्होंने प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ली थी और 1 साल 2 महीने के बाद ही गद्दी छोड़नी पड़ गई। प्रधानमंत्री बनने के बाद शनिवार को सुशीला कार्की सिविल अस्पताल में पहुंची। उम्मीद है कि वहां पर वो प्रदर्शन में घायल हुए लोगों से मुलाकात कर सकती हैं। इसके अलावा उनके प्रधानमंत्री बनने के बाद नेपाल के पूर्व पीएम केपी शर्मा ओली के पुलिस दमन के विरोध में एफआईआर दर्ज की गई है। ये एफआईआर उनके खिलाफ अपराध के जांच में आरोप में जांच किए जाने की मांग करते हुए एफआईआर दर्ज की गई है। बताया जा रहा है कि कार्की की सरकार का रविवार को कैबिनेट का विस्तार हो सकता है। इसके लिए अंतरिम प्रधानमंत्री कैबिनेट विस्तार को लेकर राजनीतिक सलाहकारों से चर्चा कर रही है। बताया जा रहा है कि मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले नामों पर हो सकता है कि रविवार तक निर्णय लिया जाएगा। अब ऐसे में दोस्तों केपी शर्मा ओली पर जांच बैठाई जाएगी। पूरा खुलासा होगा दोस्तों कि कितना उसने चीन के साथ फंडिंग अपने पर्सनल अकाउंट में जमा करवाए हैं और कैसे उसने भ्रष्टाचार करते हुए नेपाल देश का इस्तेमाल किया। चीन के कहने पर भारत खिलाफी अभियानों में हिस्सा लिया, भारत के फैसलों का विरोध किया, भारत के क्षेत्रों को अपना बताया ताकि वो चीन के सामने हीरो बनकर उभरता रहे और फंडिंग अपने अकाउंट में लेता रहे। अब ऐसे में हर मामलों की जांच होगी ओली को लेकर दोस्तों। ऐसे में केपी ओली के बचने की थोड़ी सी भी गुंजाइश नहीं है। वहीं आपको बता दें नवनियुक्त इस पीएम सुशीला कार्की से भारतीय राजदूत ने की मुलाकात। नेपाल के नवनियुक्त अंतरिम प्रधानमंत्री सुशीला कार्की से नेपाल में भारत के राजदूत नवीन श्रीवास्तव जी ने मुलाकात करके उनको बधाई दी। साथ ही नेपाल को इस संकट की घड़ी से बाहर निकलने में हर संभव मदद का भी भरोसा दिया। राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में सुशीला कार्की अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करने के तुरंत बाद नेपाल में भारत के राजदूत सुशीला कार्की से मिलने वाले सबसे पहले विदेशी कूटनीतिज्ञ भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तव बने। उन्होंने कार्की को उनकी नियुक्ति पर बधाई देते हुए कहा कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई तथा अपनी शुभकामनाएं भेजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि कार्की का शीर्ष पद संभालना महिलाओं के सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। साथ ही मोदी जी ने नेपाली युवाओं के उज्जवल भविष्य की कामना की। दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बयान मणिपुर दौरे से पहले आया। ऐसे में आप लोग भी सुशीला कार्की जी को कांग्रेचुलेशन कमेंट में जरूर कहिएगा। अब बात कर लेते हैं अगली सबसे बड़ी खबर की, जहां इजराइल ने पाकिस्तान पर दोस्तों किया बड़ा हमला। यूएनएससी में कहा लादेन तुम्हारी धरती पर मारा गया था, इसको नहीं बदल सकते। जी हां, इजराइल ने पाकिस्तान पर बड़ा अटैक किया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यानी यूएनएससी में पाकिस्तान पर हमला बोलते हुए इजराइल ने कहा कि पाकिस्तान इस तथ्य को नहीं बदल सकता कि अलकायदा प्रमुख ओसामा बिन लादेन को उसकी धरती पर शरण दी गई और वहीं मारा गया। इजराइल ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में इस्लामाबाद की दोहरी नीतियों की कड़ी आलोचना की और उसकी पोल खोलकर रख दी कि कैसे वो आतंकवाद को पालता है अपने देश
देश में। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के अस्थायी प्रतिनिधि राजदूत डैनी डेनन ने पाकिस्तान के प्रतिनिधि आसिम इफ्तिखार अहमद की ओर इशारा करते हुए कहा कि जब बिन लादेन को पाकिस्तान में मारा गया था तो सवाल ये नहीं था कि विदेशी जमीन पर एक आतंकवादी को क्यों निशाना बनाया गया। किसी ने वो सवाल नहीं पूछा। सवाल ये था कि एक आतंकवादी को शरण क्यों दी गई। आज भी वही सवाल पूछा जाना चाहिए। इजराइल ने कहा कि जब बिन लादेन को कोई छूट नहीं मिली थी तो हमास को भी कोई छूट नहीं मिलनी चाहिए। यह तीखी बहस तब हुई जब सुरक्षा परिषद में गुरुवार को कतर की राजधानी दोहा में हमास नेताओं पर इजरायली हमले पर चर्चा हो रही थी। ऐसे में पाकिस्तानी प्रतिनिधि अहमद ने अपने बयान में इजराइल की आलोचना करते हुए कहा कि कतर पर उसका हमला गैर कानूनी और अकारण आक्रामकता थी, जो क्षेत्रीय शांति को कमजोर करने वाले एक बड़े और निरंतर आक्रामक पैटर्न का हिस्सा है। अहमद ने इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय कानून के बार बार उल्लंघन का आरोप लगाया, जिसमें गाजा में क्रूर सैन्य कार्रवाई और सीरिया, लेबनान, ईरान और यमन में बार बार की गई सीमा पार हमले शामिल हैं। यह बैठक 9/11 हमलों की 24वीं वर्षगांठ के दिन हुई। ओसामा बिन लादेन इस हमले का जिम्मेदार था, जिस पर दोस्तों इजराइल ने तगड़ा जवाब दिया, पाकिस्तान को उसकी हेकड़ी निकाल दी। लेकिन इसी बीच कतर पर इजरायली हमले का जवाब देने के लिए दोस्तों अब खाड़ी का देश, मुस्लिम देश एकजुट हो चुका है और अब इस्लामिक देश अपना अलग से नाटो बनाएगा। बता दे, कतर न सिर्फ अरब बल्कि दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। बीते कुछ दशकों में कतर के आर्थिक अवसरों और टैक्स फ्री जीवन शैली यानी कर मुक्त जीवन शैली ने दुनिया भर के लोगों को आकर्षित किया। कतर से आकर्षण की एक बड़ी वजह यहाँ सुरक्षा का भाव रहा है। हालांकि इस साल ये सुरक्षा की भावना 2 हमलों से प्रभावित हुई है। जून में कतर स्थित अमेरिकी बेस पर ईरान ने हमला किया। सितंबर में इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा में हमास के राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाने की बात कहते हुए बमबारी की, जो एक गंभीर मामला है। कतर में इजराइल के हमले ने दोहा के साथ ही पूरी अरब दुनिया का ध्यान खींचा है। जवाबी कार्रवाई के लिए सीमित व्यावहारिक सैन्य विकल्पों के साथ कतर ने इजराइल के हमलों का सामूहिक क्षेत्रीय जवाब देने की कसम खाई। इतना ही नहीं दोस्तों, इजरायली हमलों के बाद अमेरिका पहुंचे कतर के प्रधानमंत्री। बता दें, कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से अमेरिका में मुलाकात की। यह बैठक शुक्रवार को न्यूयॉर्क में रात्रि भोज के दौरान हुई। व्हाइट हाउस ने बैठक की पुष्टि की है, लेकिन मीटिंग की डिटेल नहीं दी। इस मीटिंग के तुरंत बाद डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बात की। ट्रंप ने हमले पर नाराजगी जताई थी और कतर को आश्वस्त किया कि इस तरह के हमले दोबारा नहीं होंगे। हालांकि दोस्तों, नेतन्याहू ने सार्वजनिक तौर पर कहा कि वे इसकी गारंटी नहीं दे सकते। मिडल ईस्ट में अमेरिका का सबसे बड़ा मिलिट्री बेस अल उदीद कतर में ही है। कतर में करीब 10,000 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अमेरिकी राजदूत स्टीव विटकॉफ भी शुक्रवार को राष्ट्रपति ट्रंप और कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी के बीच बैठक में शामिल हुए। न्यूयॉर्क में ट्रंप के साथ रात्रि भोज से पहले कतर के प्रधानमंत्री ने व्हाइट हाउस में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो के साथ भी मीटिंग की। तो ये खेल चल रहा है दोस्तों, कतर, इजराइल और अमेरिका के बीच और बाकी मुस्लिम देशों के बीच। इस पर आपकी जो भी राय हो, लेकिन वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक लाइक नहीं किया है तो अगली खबर बता दें। पाकिस्तान में टीटीपी का बहुत बड़ा हमला। वजीरिस्तान में सेना की बस को उड़ाया बम से 12 जवानों की मौत की खबर। पाकिस्तान के दक्षिणी वजीरिस्तान में बहुत बड़ा आतंकवादी हमला हुआ है। दक्षिणी वजीरिस्तान के बादर घाटी के अपर जिले में एक सैन्य काफिले पर भयानक हमला किया गया है, जिसमें कम से कम 12 सैनिकों की मौत हो गई है और 4 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पाकिस्तानी सेना ने इसकी पुष्टि की है और कहा है कि घायल सैनिकों को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। स्थानीय सुरक्षा बलों ने बताया है कि हमला बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से किया गया और ये हमला इतना तेजी से किया गया था कि सैनिक तत्काल प्रतिक्रिया नहीं दे पाए। पाकिस्तानी तालिबान यानी टीटीपी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली। समूह ने दावा किया कि उसके लड़ाकों ने हमले के दौरान पाकिस्तानी सैनिकों से हथियार भी छीन लिए हैं। ये हमला क्षेत्र में बढ़ती असुरक्षा की चिंताओं को और ज्यादा बढ़ा रहा है। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां स्थिति पर काबू पाने के लिए तलाशी अभियान चला रही हैं। अधिकारियों ने नागरिकों से क्षेत्र में सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की रिपोर्ट करने की अपील की है। दोस्तों, लगातार ऐसे हमले पाकिस्तान में नजर आ रहे हैं, जहां पर भारी मात्रा में पाकिस्तानी सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया जा रहा है और पाकिस्तान की शहबाज शरीफ और अपने आप को दाता विधाता बताने वाला आसिम मुनीर मुंह पर उंगली रखकर बैठा हुआ है। हालांकि दोस्तों, पाकिस्तान की सरकार करे भी तो करे क्या, उनको पता है कि पाकिस्तान थोड़ी है, वो तो आतंकिस्तान है। अगर आतंकवादी हमले पाकिस्तान में नहीं होंगे तो कहां होंगे। ऐसा लग रहा है कि शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के लिए आतंकवादी हमले बहुत ही नॉर्मल है। अगर सैनिक मरते भी हैं तो क्या हुआ, और अधिक मात्रा में मरने चाहिए तो भी इनकी आंखें नहीं खुलने वाली। जी हाँ, आपकी जो भी राय हो दोस्तों पाकिस्तान में आतंकिस्तान को लेकर बताइएगा जरूर, तो वहीं बता दें।
मणिपुर रोड से जाऊंगा चाहे कितना भी समय लगे, लेकिन मणिपुर जाकर रहूंगा। जी हां, इम्फाल में तेज बारिश के बीच हेलीकॉप्टर के ना उड़ने की वजह से 65 किलोमीटर का रास्ता बाय रोड तय करके पहुंचे मणिपुर यानी चोड़ा चांदपुर। बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मई 2023 में जातीय हिंसा भड़कने के बाद मणिपुर की अपनी पहली यात्रा के तहत शनिवार दोपहर राजधानी इम्फाल पहुंचे। लेकिन जब वो इम्फाल पहुंचे वहां पर भारी बारिश शुरू हो रही थी। तब उन्होंने तय किया कि वो सड़क मार्ग के जरिए कुकी बहुल चोड़ा चांदपुर क्षेत्र जाएंगे। चोड़ा चांदपुर में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार मणिपुर के लोगों के साथ मजबूती के साथ खड़ी है। सरकार संघर्षग्रस्त इस राज्य को शांति और समृद्धि का प्रतीक बनाने के लक्ष्य की दिशा में काम कर रही है। इम्फाल पहुंचने के बाद चोड़ा चांदपुर जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी को हेलीकॉप्टर से सफर करना था, लेकिन बारिश की वजह से ऐसा करना संभव नहीं हो पा रहा था। तब उन्होंने सड़क के जरिए जाने का फैसला किया। इम्फाल से रैली स्थल तक जाने के लिए सड़क मार्ग से 1.5 घंटे का सफर था। भारी बारिश के बीच कार के जरिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चोड़ा चांदपुर का सफर शुरू किया ताकि वो लोगों से बातचीत कर सके। इसमें चाहे कितना भी समय क्यों ना लग जाए, अपने इस सफर को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बेहद यादगार बताया और विपक्षियों की आलोचनाओं का तगड़ा जवाब दिया। दोस्तों, इसे कहते हैं डेडिकेशन। अगर आपको कहीं जाना है तो आप ये नहीं देखेंगे, बहाना नहीं बनाएंगे कि बारिश हो रही है, मौसम खराब है। डेडिकेशन का मतलब है आप एनी हाउ वहां जाओगे, चाहे कितना भी समय कितना भी देर क्यों ना हो जाए। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के इस डेडिकेशन को देखकर अगर आप भी खुश और मानते हैं कि विपक्षियों को तगड़ा जवाब दिया है पीएम मोदी जी ने, तो पीएम मोदी डिड राइट जरूर कहिएगा दोस्तों कमेंट में। साथ ही साथ लॉन्ग लिव पीएम मोदी जरूर कह दीजिएगा। आपको बता दें, चोड़ा चांदपुर पहुंचने के बाद उन्होंने रिलीफ कैंप में पहुंचकर इम्फाल में हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात। अगर पैकेज की बात करें तो चोड़ा चांदपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 7300 करोड़ और इम्फाल में 1200 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की शिलान्यास किया। साथ में उद्घाटन भी किया। मणिपुर में 2023 में हिंसा भड़कने के बाद प्रधानमंत्री मोदी जी का ये पहला दौरा है। चोड़ा चांदपुर में हिंसा पीड़ितों से मिलने रिलीफ कैंप गए। इम्फाल में कार्यक्रम स्थल पर हिंसा पीड़ितों से बात की। आपको बता दें कि चोड़ा चांदपुर कुकी बहुल पहाड़ी इलाका है, इम्फाल घाटी इलाका है और मैतेई समुदाय का गढ़ है। पिछले 2 साल से दोनों समुदायों की एक दूसरे के इलाकों में आवाजाही बंद है। तो वहीं दोस्तों, ये थी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मणिपुर पहुंचने पर आपकी क्या राय है दोस्तों, बताना मत भूलिएगा। लगे हाथ तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कह दीजिएगा। मिलता अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत।